लंबे सफर और उस अजीब काले पानी को देखने के बाद श्यामू का मन अब भी थोड़ा असमंजस में था, लेकिन मासी की आवाज ने उसे फिर से सामान्य कर दिया। थक गया है ना, इसीलिए आंखों का धोखा होगा। चल अंदर आ। श्यामू ने खुद को समझाया, शायद सच में थकान की वजह से ऐसा लगा होगा। वो अंदर चला गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी इस घर के असली रहस्य से उसका सामना होना बाकी था। थोड़ी देर बाद दोनों पुराने लकड़ी के चौकी पर बैठ गए। मासी रसोई में चली गई। रसोई से तड़के की खुशबू आने लगी। कई साल बाद श्यामू को ऐसा लग रहा था मानो वो सचमुच अपने घर लौट आया हो। लेकिन दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर बार बार उसकी नजर अपनी ओर खींच रही थी। उस तस्वीर में मौसा, मासी और एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, लेकिन उस लड़की का चेहरा किसी ने काले रंग से पूरी तरह मिटा दिया था। श्यामू अनजाने में उस तस्वीर को देखने लगा और उसके मन में पहला सवाल उठा, आखिर किसी ने इस बच्ची का चेहरा क्यों मिटाया? रसोई से घी और ताजी रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। मिट्टी के चूल्हे पर दाल उबल रही थी, एक तरफ सब्जी बन रही थी। मासी बिल्कुल उसी तरह खाना बना रही थी जैसे बचपन में श्यामू के आने पर बनाया करती थीं। श्यामू चौकी पर बैठा पूरे घर को ध्यान से देख रहा था। बाहर हवा अब भी चल रही थी। पुराने दरवाजे बीच बीच में अपने आप चरमराने लगते। श्यामू ने एक नजर दरवाजे की तरफ डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। आज भी तुझे आलू की सूखी सब्जी पसंद है ना? मासी, आपको अभी तक याद है? माँ जैसी औरतें अपने बच्चों की पसंद कभी नहीं भूलती। ये सुनकर श्यामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में अपनी मां की याद ताजा हो गई। आओ बेटा, खाना तैयार है। तीनों जमीन पर बिछी दरी पर बैठ गए। मासी ने बड़े प्यार से थाली सजाई। गरम रोटियां, दाल, सब्जी, अचार और साथ में खीर। मासी, खीर भी बनाई है। तुझे बिना खीर खिलाए मुझे चैन कहाँ मिलता था। इतने साल बाद भी आपको सब याद है? यादें अगर दिल से जुड़ी हों तो कभी पुरानी नहीं होती बेटा। कुछ देर तक तीनों चुपचाप खाना खाते रहे। सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर मासी ने धीरे से पूछा, घर पर सब कैसे हैं? तेरी माँ, तेरे पिताजी? श्यामू के हाथ रुक गए। उसने धीरे से पानी का गिलास नीचे रखा। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मासी, एक बात कहूं? शायद आप मुझसे नाराज होंगी। पहले बात तो बता, फिर तय करेंगे नाराज होना है या नहीं। मैं बचपन से यहाँ आना चाहता था, लेकिन माँ और पिताजी हर बार मना कर देते थे। वो कहते थे हिम्मतनगर अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं बहुत पूछता था, लेकिन उन्होंने कभी वजह नहीं बताई। मैं छोटा था, कुछ समझ नहीं पाया। अब जब बड़ा हुआ तो समझ आया कि रिश्ते दूरी से नहीं, भुलाने से टूटते हैं। इसलिए सबसे पहले आप लोगों के पास चला आया। मासी ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। उनकी आंखें भर आईं। मौसा चुपचाप सामने जमीन को देखते रहे। घर में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। और तेरे माँ पिताजी
वो क्यों नहीं आए? ये बात सुनते ही श्यामू की आंखों से आंसू निकल पड़े। मासी, 6 साल पहले उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। एक ही दिन मैंने अपनी पूरी दुनिया खो दी। अब इस दुनिया में अगर कोई अपना है तो बस आप दोनों। इतना सुनते ही मासी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौसा की आंखें फैल गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। हे भगवान, इतना बड़ा दुख और हमें खबर तक नहीं मिली। मैं बताना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि किसी से संपर्क ही नहीं हो पाया। फिर पढ़ाई, नौकरी, जिंदगी सब में उलझ गया। लेकिन यकीन मानिए, मैंने आपको कभी नहीं भुलाया। तुम्हारे पिताजी बहुत जिद्दी इंसान थे, लेकिन दिल के बुरे नहीं थे। जी, वो हमेशा आपकी बातें करते थे, लेकिन हिम्मतनगर आने की बात आते ही चुप हो जाते थे। मौसा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जो अगले ही पल गायब भी हो गई। कुछ बातें इंसान अपने साथ कब्र तक ले जाता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो। तभी मासी ने तुरंत बात बदल दी। बस अब और दुख की बातें नहीं। आज मेरा बेटा इतने साल बाद घर आया है। आज कोई नहीं रोएगा। मौसी ने श्यामू की थाली में फिर से खाना परोसा ही था कि अचानक घर के अंदर से किसी बर्तन के गिरने जैसी जोरदार आवाज आई। मासी, कोई अंदर है क्या? नहीं, शायद बिल्ली होगी। मौसा बिना कुछ कहे तुरंत उठे और घर के अंदर चले गए। कुछ पल बाद वो वापस लौट आए। कुछ नहीं है, हवा चल रही थी ना, उसी से एक बर्तन गिर गया था। लेकिन श्यामू की नजर अभी भी घर के अंदर वाले दरवाजे पर ही टिकी थी। उसने अपनी आंखों से देखा था, वो दरवाजा बिना किसी के छुए धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप रह गया। उसे लगा शायद सफर की थकान उसके दिमाग से खेल रही है। खाना खत्म होने के बाद मासी ने उसके लिए पुराने कमरे में बिस्तर लगा दिया। वही कमरा जहां बचपन में वो और कोमल घंटों खेला करते थे। श्यामू कमरे में गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब कुछ बदल चुका था। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गया। और जैसे ही उसे छूने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, श्यामू बिजली की तरह पलटा, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसके मन का वहम है और वो बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली डर तो अब शुरू होने वाला था। पूरा घर गहरी खामोशी में डूब चुका था। बाहर तेज हवा चल रही थी। पुराने पेड़ों की टहनियां खिड़की से टकरा रही थी। कमरे की खिड़की आधी खुली हुई थी। हवा के हर झोंके के साथ उसका पल्ला धीरे धीरे हिल रहा था। पूरे दिन के सफर की थकान के कारण श्यामू जल्द ही गहरी नींद में सो गया। रात के शायद 1 या 2 बज रहे होंगे। अचानक पूरे घर में किसी के धीरे धीरे चलने की आहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर पुराने लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आहट धीरे धीरे श्यामू के कमरे की ओर बढ़ने लगी। नींद में ही श्यामू ने करवट बदली, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के बाहर आकर रुक गया है। अचानक
पूरे कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। कौन? मूसा जी? कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद दरवाजे पर धीरे धीरे 3 बार दस्तक हुई। कौन है? फिर वही सन्नाटा। शामू कमरे में चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा, शायद हवा की वजह से आवाज आई होगी। इतना सोचकर वो फिर लेटने ही वाला था कि अचानक कमरे के बाहर से वही अनजानी हंसी एक बार फिर पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। कोमल, क्या वो आ गई? उसे लगा शायद कोमल रात में लौट आई होगी। वो तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन पूरा बरामदा खाली था। कहीं कोई नहीं। कोमल, अगर तुम हो तो मजाक मत करो, मैं डर जाऊंगा। कोई जवाब नहीं आया। शामू धीरे धीरे बरामदे में आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर आंगन में पड़े झूले पर गई। झूला अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा उस दिशा में बिल्कुल नहीं चल रही थी। ये अपने आप कैसे? शामू ने हिम्मत करके झूले के पास कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, झूला अचानक पूरी ताकत से आगे पीछे झूलने लगा। कौन है? सामने आओ। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसकी गर्दन के पीछे बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई। लेकिन शामू तुरंत तेजी से पीछे मुड़ा। उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी उसी पल घर की ऊपरी मंजिल से एक जोरदार आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे ऊपर से कोई भारी चीज जमीन पर आकर गिरी हो। आवाज सुनते ही शामू घबराकर तुरंत घर के अंदर दौड़ गया। घर के अंदर पहुंचते ही शामू अचानक ठिठक गया। ऊपर वाले कमरे से किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। शामू कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। अब उसे यकीन हो चुका था, यह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। शामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते सीढ़ियों की तरफ देखा। फिर उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ने लगा। हर कदम के साथ ऊपर से आती रोने और चीखने की आवाज और तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, हे भगवान, आखिर अंदर क्या हो रहा है? अंदर से अब 2 लोगों के झगड़ने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। एक पुरुष और एक महिला, दोनों जोर जोर से चीख रहे थे। सब कुछ तेरी वजह से हुआ। अगर उस दिन तू मुझे नहीं रोकती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चुप रहो, आज भी तुम्हारे अंदर वही नफरत जिंदा है। ये सुनते ही शामू के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी पकड़ी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा धीरे धीरे खोलना शुरू किया। दरवाजा थोड़ा सा खुला और अंदर का नजारा देखते ही शामू की सांसें थम गईं। जिसे देखने के लिए वो यहां तक आया था, वे उसकी मासी और मौसा ही थे। लेकिन अब वे इंसान नहीं रह गए थे। मौसा का पूरा शरीर सूख कर एक डरावने कंकाल में बदल चुका था। उनकी आंखों की जगह 2 लाल चमकती हुई रोशनियां थीं। वहीं मासी का चेहरा आधा जला हुआ था। उनका पूरा शरीर राख की तरह काला पड़ चुका था। शामू के मुंह से डर के मारे एक भी आवाज नहीं निकली। नहीं, ये नहीं हो सकता।
मासी, मौसा जी, आप लोगों को क्या हो गया? श्यामू की आवाज सुनते ही दोनों ने एक साथ उसकी तरफ गर्दन घुमाई, लेकिन उनकी गर्दन जिस तरह घूमी उसे देखकर श्यामू की सांसें अटक गईं। हड्डियों के चटकने की आवाज के साथ दोनों की खाली और डरावनी आंखें अब सीधे श्यामू को घूर रही थीं। ऊपर का कमरा एकदम अलग ही दुनिया जैसा लग रहा था। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें, छत से झूलते जाले और हवा में फैली कई सालों से बंद पड़े किसी पुराने कमरे जैसी सड़ी हुई बदबू। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में सालों से कोई इंसान आया ही ना हो। देख लिया, अब सच देख लिया तूने। श्यामू एक कदम पीछे हट गया। उसके पैर कांप रहे थे। वो भागना चाहता था, लेकिन डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। अचानक मासी श्यामू के सामने आकर खड़ी हो गई। सामने से दिखाई दे रहा उनका चेहरा अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। श्यामू बेटा, तू डर मत। अब मैं तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगी और आज तुझे सब कुछ जानना ही होगा। मासी की आंखों से अचानक इंसानों जैसे आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए अपना चेहरा ढक लिया। कुछ पल तक वो अपने बीते हुए कल को याद करती हुई चुपचाप रोती रहीं। जब तेरे माँ बाप इस गांव को छोड़कर शहर चले गए, तब पूरा कारोबार हम दोनों के जिम्मे आ गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे फसलें खराब होने लगी। बारिश ने साथ छोड़ दिया और कर्ज बढ़ता गया। हमने अपने गहने बेच दिए, जमीन तक बेच दी, लेकिन कर्ज कम नहीं हुआ। तेरे मौसा हर रोज तेरे पिताजी को याद करते थे। उन्हें यकीन था कि उनका छोटा भाई एक दिन जरूर मदद करेगा। उन्होंने कई बार तेरे पिताजी को संदेश भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन साहूकार अपने आदमियों के साथ हमारे घर आ गया और मेरी आंखों के सामने तेरे मौसा को इतना कि उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मेरी बेटी कोमल, वो उसे घसीट कर अपने साथ ले गए। मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। इतना सुनते ही अचानक मौसा जमीन से कई फीट ऊपर हवा में उठ गए। उनके चारों तरफ सफेद धुआं फैलने लगा। तेरी माँ अगर उस दिन अपने भाई की मदद कर देती तो आज हम इस नरक में नहीं होते। आज तू उसकी कीमत चुकाएगा। नहीं, मेरी माँ ने अगर कोई गलती की भी थी तो उसकी सजा मुझे क्यों? मैं तो आपका अपना हूं। अब कोई अपना नहीं होता, सिर्फ बदला होता है। इतना कहते ही मौसा बिजली की रफ्तार से श्यामू की तरफ झपटे, लेकिन उसी क्षण मासी उनके सामने आ गई। श्यामू, भाग, अभी इसी वक्त। पीछे मुड़कर मत देखना। भाग बेटा, भाग। श्यामू की चेतना जैसे वापस लौटी। उसने एक पल भी देर नहीं की और कमरे से बाहर की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। श्यामू पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ भागा। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें बेकाबू हो चुकी थीं, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बात याद थी, पीछे मुड़कर मत देखना। श्यामू सीढ़ियां उतर रहा था, तभी उसके पीछे हवा को चीरती हुई मौसा की आवाज आई। भाग ले, जितना भाग सकता है। आज कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। श्यामू ने एक पल के लिए भी पीछे नहीं देखा। वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला,
बाहर अचानक तेज आंधी चलने लगी। बिजली आसमान में लगातार चमक रही थी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वो घर से बाहर निकला और पूरी ताकत से दौड़ने लगा। पीछे मौसा की डरावनी हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। श्यामू बारिश और तेज आंधी के बीच सड़क पर भागता चला गया। उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं और अब उसके पैर भी उसका साथ छोड़ने लगे थे। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा और अगले ही पल श्यामू सड़क किनारे लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। सुबह हो चुकी थी। हल्की धूप फैल चुकी थी। श्यामू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने वही पुरानी चाय की दुकान थी। चाय वाला उसके पास खड़ा होकर उसे ध्यान से देख रहा था। श्यामू के सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसका पूरा शरीर कीचड़ और धूल से सना हुआ था। कुछ पल तक वो चुपचाप आसपास देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। तभी एक परिचित आवाज उसके कानों में पड़ी। जाग गए बेटा? श्यामू किसी तरह उठकर बैठा और सामने देखा। वही बूढ़ा चाय वाला उसके ठीक सामने खड़ा था। काका, मैं यहाँ कैसे आया? कल रात मैं तो मासी के घर। धीरे बोल बेटा। पहले यहाँ से उठ और चल मेरी दुकान में जाकर बैठ। काका, कल रात जो कुछ मैंने देखा वो सच था या मैं सपना देख रहा था? बेटा, हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर होता है। तभी बूढ़ा चाय वाला अपनी जेब से एक पुराना कपड़े का ताबीज निकालता है और श्यामू को दे देता है। इसे रख लो। रास्ते में पीछे मुड़कर मत देखना और आज के बाद हिम्मत नगर का नाम जहां तक हो सके मत लेना। श्यामू ने ताबीज अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया, चाय वाले के पैर छुए और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। सुबह की धूप धीरे धीरे फैल रही थी। रास्ता बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे रात को कुछ हुआ ही न हो। उधर बूढ़ा चाय वाला उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और अगले ही पल तेज हवा चली। जब कुछ देर बाद वहां से एक बैलगाड़ी गुजरी तो वहां न कोई चाय की दुकान थी, न कोई बूढ़ा, न चूल्हा। मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या श्यामू सच में हिम्मतनगर से निकल पाया था? और चाय वाले ने उसे वो रहस्यमयी ताबीज आखिर क्यों दिया था? श्यामू के वहां से जाने के बाद जब एक बैलगाड़ी उस रास्ते से गुजरी तो वहां न कोई चाय की दुकान थी, न कोई बूढ़ा चाय वाला। आखिर ये सब क्या रहस्य था? अगर आप इसका सच जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि तीसरे भाग में हिम्मतनगर का एक ऐसा राज सामने आने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी।